हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेसेस इन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। डेटाबेसेस क्या होते हैं, ये कितने टाइप के होंगे, ऑन द बेसिस ऑफ द सीक्वेंसेस या फिर उनके स्ट्रक्चर के बेस पे डेटाबेसेस को कितने टाइप से डिवाइड किया गया है या फिर उसकी फॉर्मेटिंग के अकॉर्डिंग डेटाबेसेस कितने टाइप्स के हैं, इन सबको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। स्टार्ट करते हैं एक सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेटाबेस। व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस है क्या? डेटाबेस एक कंप्यूटराइज्ड, आप डेटाबेस को बोल सकते हैं इट इज ए कंप्यूटराइज्ड आर्काइव used to store, organize and manage the data. ओके, व्हाट इज डेटाबेस? डेटाबेस एक कंप्यूटराइज्ड आर्काइव है जिसको हम यूज करते हैं टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द बायोलॉजिकल डेटा। ठीक है, और वो जो स्टोरेज होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगा बायोलॉजिकल डेटा का, वो इस वे में होगा, इन सच ए वे दैट इंफॉर्मेशन कैन बी रिट्राइव्ड। इंफॉर्मेशन को आप इजीली उस डेटाबेस से इंफॉर्मेशन को आप रिट्राइव कर सकते हैं। क्लियर? इजीली मीन्स डेटाबेस के अगर आपको डिफाइन करना पड़े तो ये क्या है? इट इज ए कंप्यूटराइज्ड आर्काइव यूज्ड टू स्टोर एंड ऑर्गेनाइज द बायोलॉजिकल डाटा इन सच ए वे दैट इंफॉर्मेशन कैन बी रिट्राइव्ड इजीली। जहां से आप इंफॉर्मेशन को इजीली रिट्राइव कर सके उसको हम बोलते हैं डेटाबेसेस। यहाँ पर हम स्टोर भी करते हैं, ऑर्गेनाइज भी करते हैं डेटा को। क्लियर? ये है डेटाबेस। अब जो डेटाबेस है वो क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स भी यूज करता है और हार्डवेयर भी यूज करता है। किस पर्पस के लिए? ताकि वो इस इंफॉर्मेशन को, बायोलॉजिकल डाटा की जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर कर सके और ऑर्गेनाइज कर सके इन ए प्रॉपर वे। क्लियर? उसके बाद जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है डेटाबेसेस का? ऑब्जेक्टिव जो है डेटाबेस का वो है टू डेवलप ए डेटाबेस। मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा डेटाबेस को डेवलप करने का? वो ये है ताकि हम ऑर्गेनाइज कर सकें डाटा को इन ए स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड। हमें ऑर्गेनाइज करना है डाटा को एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड की फॉर्म में ताकि वहां से रिट्राइवल जो है वो इजी हो जाए। रिट्राइवल ऑफ द इंफॉर्मेशन बिकम्स सो इजी। क्लियर? तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसको एक स्ट्रक्चर्ड रिकॉर्ड की फॉर्म में सारी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करना है ताकि जो इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना है वो यहाँ पर इजी हो जाए। ठीक है, इसको हम बोलते हैं, ये है डेटाबेसेस और उसका ऑब्जेक्टिव। अब हम स्टार्ट करते हैं डेटाबेसेस में जो छोटे छोटे फील्ड्स आते हैं, टर्म्स आते हैं, वो क्या क्या होती हैं। सबसे पहले जो रिकॉर्ड है, यहाँ पर हर एक रिकॉर्ड को हम क्या बोलेंगे? ईच रिकॉर्ड इज नोन एज एंट्री। हर एक रिकॉर्ड को हम क्या बोलेंगे? यहाँ पर एंट्री बोलेंगे, जिसमें क्या होंगे? ए नंबर ऑफ फील्ड्स प्रेजेंट होंगे। एंट्री कंटेन्स ए नंबर ऑफ फील्ड्स। क्लियर? अब ये जो फील्ड्स हैं ये क्या करते हैं? ये होल्ड करके रखते हैं किस चीज को? जो एक्चुअल डेटा आइटम्स होते हैं, एक्चुअल डेटा आइटम्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम कह सकते हैं फील्ड ऑफ नेम, फोन नंबर्स, एड्रेसेस एंड डेट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिकॉर्ड है, हर एक रिकॉर्ड को हमने क्या बोला है? एक एंट्री बोला है। एंट्री क्या कंटेन करती है? नंबर ऑफ फील्ड्स होंगे, और ये नंबर ऑफ फील्ड्स जो हैं, हर एक फील्ड क्या कंटेन करता है? एक एक्चुअल डाटा आइटम यहाँ पर होगा। अब वो डाटा आइटम नेम से भी रिलेटेड हो सकता है, मीन्स फील्ड बन जाएगा जिसमें सारे नेम स्टोर होंगे। फोन नंबर्स का भी हो सकता है वो सारा का सारा रिकॉर्ड, एड्रेसेस का भी हो सकता है और डेट्स का भी हो सकता है। ठीक है, डेट भी सारे की सारी वहां पर स्टोर होंगी, मैनेज होंगी। उस फील्ड को हम बोलेंगे फील्ड ऑफ डेट्स, फील्ड ऑफ एड्रेसेस, फील्ड ऑफ फोन नंबर, फील्ड ऑफ नेम्स।
इस तरह से यहाँ पर ये सिंबल्स जो हैं, ये टर्म्स जो हैं वो यूज की जाती है। क्लियर यहाँ तक? अब आगे हम बात करते हैं, अगर यहाँ पर डेटाबेस से एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को रिट्राइव करना है, ठीक है, मेन पर्पस तो यही है ना, डेटाबेस में जो इतनी सारी इंफॉर्मेशन को हम स्टोर और ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि हमारे लिए जो रिट्राइवल है वो इजी टू इजी हो जाए, वेरी इजी फॉर एवरीवन, ठीक है। तो जब डेटाबेस में से हमें एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को रिट्राइव करना है तो हम क्या करेंगे, यूजर जो है वो क्या करेगा, एक छोटा सा पीस मीन्स ए पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करेगा जब उसको इंफॉर्मेशन को क्या करना है, रिट्राइव करना है। उस पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं, वैल्यू। उसको हम क्या बोलेंगे, वैल्यू, ठीक है। तो वैल्यू क्या है, वो छोटा सा पार्ट इंफॉर्मेशन का जो हम प्रोवाइड करते हैं जब हमें कोई भी इंफॉर्मेशन रिट्राइव करनी होती है, ठीक है। उस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, वैल्यू बोलेंगे। क्लियर? और ये जो वैल्यूज हैं ये हमें एक पर्टिकुलर फील्ड में मिलेंगी। हम ये ट्राई करेंगे, ये एक्सपेक्ट करते हैं कंप्यूटर से टू रिट्राइव द होल डाटा रिकॉर्ड, कि कंप्यूटर जो है वो सारे के सारा डाटा रिकॉर्ड को फाइंड आउट कर सके, ठीक है। हम एक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे जिसको हमने वैल्यू बोला। रिटर्न में हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि जो कंप्यूटर है वो क्या करे, हमें सब डाटा जो है वो रिट्राइव करके या होल डाटा रिकॉर्ड को रिट्राइव करके हमें प्रोवाइड करे, ठीक है। अब जो डाटा रिट्राइवल है वो मेन पर्पस है हर एक डेटाबेसेस का, ये आपको सबको क्लियर हो गया, ठीक है। सारा का सारा जो भी यहाँ पर जो मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है, डाटा रिट्राइवल, ठीक है। डाटा रिट्राइव हो जाएगा, मेन पर्पस है डेटाबेसेस का। बायोलॉजिकल डेटाबेस ऑफन हैव ए हायर लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट, जिसको हम बोलते हैं नॉलेज डिस्कवरी, ठीक है। उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो हाई लेवल की है, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉलेज डिस्कवरी। नॉलेज डिस्कवरी क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कनेक्शंस। आपने क्या किया था, एक छोटा सा पीस जो था इंफॉर्मेशन का वो प्रोवाइड किया था यहाँ पर, ठीक है, एज ए वैल्यू के फॉर्म में, जब आपको डाटा या इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करना था। तो ये क्या करेगा, नॉलेज डिस्कवरी क्यों यहाँ पर यूज किया गया है, क्योंकि ये जितने भी आप पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जितने भी पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आपने यहाँ पर प्रोवाइड किए, तो उन इंफॉर्मेशन के बीच में क्या कनेक्शन है, वो इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है, क्या कनेक्शन शो करती हैं, उसको ये आइडेंटिफाई करता है कि जितनी भी आपने इंफॉर्मेशन दी है वो रिलेटेड है नहीं है, ठीक है। उन सबको कनेक्ट करके एक ओवरऑल रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेगा। क्लियर? अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस। डेटाबेसेस कितने टाइप का है, अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर डेटाबेसेस को क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है, डिफरेंशिएट किया गया है। सेकंड यहां पर ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेट, कि जो डेटाबेस है जो आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा वो किस फॉर्मेट में प्रेजेंट है और आपको कैसे डाटा अवेलेबल होगा। थर्ड ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंसेस, मीन्स प्रोटीन सीक्वेंसेस हैं या फिर वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस हैं, तो उन्हीं के बेस पे ही डेटाबेसेस को डिफाइन किया गया है, प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेस, न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेसेस। पहले हम डिस्कस कर लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट के बेस पे डेटाबेसेस जो हैं वो कितने टाइप के हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर आएगा डेटाबेसेस जो हैं वो मेनली 3 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट यहाँ पर होगा फ्लैट फाइल, सेकंड होगा रिलेशनल डेटाबेस और थर्ड होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। चलिए अब डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फ्लैट फाइल फॉर्मेटिंग को, ठीक है। फ्लैट फाइल में क्या था, जो डेटाबेस है यहाँ पर जो डाटा होगा सारे के सारे, ओरिजिनली तो जितने भी डेटाबेसेस हैं वो सब फ्लैट फाइल फॉर्मेटिंग को ही यूज करते थे, इसी फॉर्मेट में वो प्रेजेंट होते थे। फ्लैट फाइल क्या है, एक लॉन्ग टेक्स्ट फाइल है। क्या है ये, एक लॉन्ग
टेक्स्ट फाइल है जिसके अंदर फाइल फॉर्मेट मीन्स यहाँ पर क्या होगा, एक लॉन्ग टेक्स्ट होगा, ठीक है, और वो सारा का सारा ये जो लॉन्ग टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट में प्रेजेंट होगा। यहाँ पर एक फाइल होगी जिसमें लॉन्ग टेक्स्ट होगा, वो सारा का सारा टेक्स्ट जो है वो क्या होगा, कंटेन करेगा मल्टीपल एंट्रीज होंगी, यहाँ पर बहुत सारी एंट्रीज होंगी और ईच एंट्री जो है वो क्या होगी, यहाँ पर सेपरेट होगी दूसरी वाली एंट्री से विद द हेल्प ऑफ दिस डिलिमीटर। ये डिलिमीटर क्या करेगा, हर एक एंट्री को क्या करेगा, ये सेपरेट करेगा। फिर सेकंड एंट्री यहाँ पर आ जाएगी, फिर थर्ड एंट्री यहाँ पर आ जाएगी, इस तरह से अरेंज होगा, ठीक है। हर एक एंट्री में इन नंबर ऑफ फील्ड्स प्रेजेंट होंगे। जैसे ये एक सिंगल एंट्री है, इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ फील्ड्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। अब जो नंबर ऑफ फील्ड्स हैं वो किससे सेपरेट होंगे, टैग्स की हेल्प से सेपरेट होंगे, ठीक है, कॉमास की हेल्प से सेपरेट होंगे। ईच एंट्री नंबर ऑफ फील्ड्स होंगे, नंबर ऑफ फील्ड्स जो है वो किससे सेपरेट होंगे, इससे टैग से या फिर कॉमा से। ये जो फील्ड्स हैं वो किससे सेपरेट होंगे, टैग या फिर कॉमा से, ठीक है। यहां तक क्लियर है सभी को। यहाँ पर आपको सिंपल बताना है कि जो आपका फ्लैट फाइल है उसमें क्या होगा, यहाँ पर सारा का सारा जो भी एक लॉन्ग टेक्स्ट फाइल की फॉर्मेट में डाटा प्रेजेंट रहेगा, उसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ एंट्रीज होंगी। जो एंट्रीज होंगी वो किससे, डिलिमीटर से सेपरेट आउट होंगी, ठीक है। फिर जो डिलिमीटर से तो एंट्रीज आपकी सेपरेट आउट होगी। अब जो एंट्री है वो कंटेन करेगी नंबर ऑफ फील्ड्स। अब नंबर ऑफ फील्ड्स क्या होंगे, अब एक सिंगल फील्ड पे तो वो फिक्स नहीं रहेगी ना। नंबर ऑफ फील्ड्स का मतलब है उसमें नेम का भी फील्ड होगा, उसमें उसका कोर्स भी हो सकता है, उसका रोल नंबर भी हो सकता है, उसका एड्रेस भी हो सकता है। अब ये जो नंबर ऑफ फील्ड्स हैं ये सब क्या होंगे, ऐसे सेपरेटेड होंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टैग्स और कॉमास। क्लियर। अब नेक्स्ट है इसमें कि जो यहाँ पर यूज हुए जो रो वैल्यूज हैं हर एक फील्ड में वो सेपरेट नहीं होंगे, ठीक है। जो एंटायर टेक्स्ट फाइल है डजंट कंटेन एनी हिडन इंस्ट्रक्शंस फॉर कंप्यूटर। हमारा जो यहाँ पर ये प्रेजेंट होगा जो कंप्लीट टेक्स्ट फाइल है उसके अंदर कोई हिडन इंस्ट्रक्शंस नहीं होंगी कंप्यूटर के लिए कि एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को सर्च करके हमें प्रोवाइड करेगा, ठीक है। सब विजिबल होगा, कोई हिडन कमांड नहीं देनी है, हिडन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी है, प्रोवाइड नहीं होगी यहाँ पर, ठीक है। एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकता वो कि हमने एक हिडन उसको देखो ऐसे, जैसे एक हिडन आपने क्या किया, एक हिडन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर दी। ऐसे होता है ना कि एक हिडन इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की जाए कंप्यूटर को तो वो स्पेसिफिक डाटा को क्रिएट करके आपको प्रोवाइड कर सकता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, ठीक है। कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड ये प्रोवाइड नहीं करेगा, ना ही उस पर बेस्ड ये रिपोर्ट्स को क्रिएट करेगा। क्लियर। उसके बाद जो फ्लैट फाइल फॉर्मेटिंग है उसमें यहाँ पर हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे फ्लैट फाइल्स जो हैं कंसीडर कर लेते हैं एक सिंगल टेबल की फॉर्म में कि ये टेक्स्ट फाइल है, ये हमारी टेक्स्ट फाइल है, एक सिंगल टेबल की फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें क्या होगा, अगर हमें क्या करना है, कुछ सर्च करना है फ्लैट फाइल में, एक पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी पड़ेगी। कंप्यूटर क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को रीड करेगा थ्रू द एंटायर फाइल विच इज एन इनएफिशिएंट प्रोसेस। अब वो क्या करेगा, जैसे यहाँ पर एक था प्रेजेंट था, फिर दूसरा प्रेजेंट थी वैल्यू, थर्ड थी एंट्री, फोर्थ थी एंट्री, ऐसे बहुत सारी एंट्रीज और उसमें बहुत सारे फील्ड्स प्रेजेंट थे। तो अगर आप एक छोटा सा पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर फ्लैट फाइल फॉर्मेट के टाइम पर प्रोवाइड करते हैं तो ये क्या करेगा, कंप्लीट इस फ्लैट फाइल को सर्च करेगा उस इंफॉर्मेशन के लिए, कंप्लीट सर्चिंग होगी। तो आप खुद से सोचिए ये कितना टाइम कंज्यूमिंग टास्क है। तो इस तरह से ये क्या है, एक इनएफिशिएंट प्रोसेस हो जाएगी, ठीक है। स्मॉल डेटाबेस की अगर हम बात करें तो ये ठीक है, उस लेवल तक हम कंप्लीट टेबल को सर्च कर सकते हैं। उस स्मॉल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमने एज ए क्वेरी यहाँ पर प्रोवाइड की थी उसको अगर सर्च करना पड़े तो कंप्लीट फ्लैट फाइल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर मान लो आपके पास लार्ज डेटाबेस है, ठीक है, या बहुत ही कॉम्प्लेक्स आपके पास इंफॉर्मेशन है, कॉम्प्लेक्स डेटाबेस है, तो वहां पर आप कंप्लीट फ्लैट फाइल को सर्च नहीं कर सकते हैं। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा और बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए फिर हमने क्या किया, जब डाटा को रिट्राइव करने के लिए कुछ सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को हमने यूज किया, ठीक है।
क्या करने के लिए, ताकि हम डाटा को इजीली ऑर्गेनाइज कर सकें, सर्च कर सकें या एक्सेस कर सकें डाटा को। वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स जो डेवलप हुए थे सोफिस्टिकेटेड, जो इसमें हेल्प करेंगे, उनको हम बोलते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। अब वो सोफिस्टिकेटेड प्रोग्राम्स जो हेल्प करेंगे फर्दर, अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स डेटाबेस है या लार्ज डेटाबेस है या लार्ज पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको हमें सर्च करना पड़ेगा इस फ्लैट फाइल में, जहां पर ये पॉसिबल नहीं है, उसके लिए हमने क्या किया कि उस सारे के सारे इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए, रिट्राइव करने के लिए, मैनेज या ऑर्गेनाइज या सर्च करने के लिए हमने कुछ सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को यूज किया, जिनको हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब इस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अकॉर्डिंग भी डेटाबेसेस प्रेजेंट हैं। अब मान लो एक पर्टिकुलर डेटाबेस, जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, पहले हम इसी की बात कर लेते हैं कि जो डेटाबेस सिस्टम है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, क्लियर। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम हमारे 2 टाइप्स के होंगे। फर्स्ट होगा रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। सेकंड होगा हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। 2 तरह के मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो अवेलेबल हैं। फर्स्ट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड सेकंड इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब वो डेटाबेसेस, अब हम डेटाबेसेस को यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं। कुछ डेटाबेसेस ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, इस मैनेजमेंट सिस्टम को यूज करेंगे डेटास वगैरह को रिट्राइव करने के लिए या मैनेज करने के लिए। तो उन डेटाबेसेस को हम क्या बोलेंगे, रिलेशनल डेटाबेस। रिलेशनल डेटाबेस कौन से होंगे, जो कौन सा मैनेजमेंट सिस्टम यूज करेंगे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अगर डेटाबेस यूज करता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को, तो उस डेटाबेस को हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, ठीक है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इस रिलेशनल डेटाबेस की, डिस्कस करते हैं 1 बाय 1 इनको। सबसे पहले रिलेशनल डेटाबेस। अब रिलेशनल डेटाबेस क्या है, यहाँ पर सिंगल टर्म यूज हुई है रिलेशन, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो रिलेशन पर बेस्ड होगा, ठीक है। अब वो चीज देख लेते हैं क्या है यहाँ पर, कि ये रिलेशन वर्ड क्यों यूज हुआ है। अब देखो, जो रिलेशनल डेटाबेस है वो क्या यूज करता है, यहाँ पर ए सेट ऑफ टेबल्स होंगे, ठीक है। ए सेट ऑफ टेबल्स मींस नंबर ऑफ टेबल्स यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगी डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर एक टेबल है, दूसरी टेबल है, थर्ड टेबल है, तो ये है हमारे पास सेट ऑफ टेबल्स। अब ये क्या करेंगी, डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए इन टेबल्स को यूज किया गया है, तो ये क्या करेंगी, एक दूसरे के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन शो करेंगी। इसीलिए इस डेटाबेस को हम क्या बोलते हैं, रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। अब जो ये डेटाबेस है, अब टेबल यहाँ पर यूज हुई है, तो आपको पता है जब टेबल यूज होंगी तो उसमें हमारे पास 2 चीजें होंगी, एक होंगे कॉलम और एक होंगी रो, ठीक है। ये हो गए कॉलम और ये हो गई रो, ठीक है। यहाँ पर जो कॉलम है वो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, कॉलम जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे इंडिविजुअल फील्ड को। अब फ्लैट फाइल में आपको पता है कि एक ही फाइल के अंदर, लॉन्ग टेक्स्ट फाइल के अंदर ही सारे फील्ड्स प्रेजेंट थे, ठीक है। यहाँ पर जो कॉलम होंगे वो रिप्रेजेंट करेंगे इंडिविजुअल फील्ड को, और जो रो हैं वो रिप्रेजेंट करेंगे वैल्यूज इन द फील्ड, कि उनकी वैल्यूज क्या हैं फील्ड में, ठीक है, फील्ड्स ऑफ रिकॉर्ड, क्लियर। ये होगा जो कॉलम है एक टेबल में, वो इंडेक्स्ड होगा अकॉर्डिंग टू ए कॉमन फीचर, एक कॉमन फीचर के अकॉर्डिंग, जिसको हम बोलते हैं एट्रीब्यूट, स्पेसिफिक एट्रीब्यूट होगा उसका, ठीक है। इसलिए वो इजीली क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं अदर टेबल्स के अंदर, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ होगी, कुछ इंफॉर्मेशन उसी की यहाँ पर होगी, कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ पर होगी, तो ये क्या कर सकते हैं, क्रॉस रेफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। इस टेबल से इस टेबल में कनेक्ट कर सकते हैं, इस टेबल से इस टेबल में कनेक्ट कर सकते हैं, एक रिलेशन मेंटेन करके रखेंगे, इसीलिए इस डेटाबेस को बोला जाता है रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। अब यहाँ पर हमें कोई क्वेरी अगर एग्जीक्यूट करनी है,
इन रिलेशनल डेटाबेस में, तो सिस्टम क्या करेगा, ऐसे वो क्या करेगा, सेलेक्ट करेगा लिंक्ड डाटा आइटम्स, कि जो इन तीनों टेबल्स में जो लिंक्ड होगा डाटा उसको सेलेक्ट करेगा, लिंक्ड डाटा आइटम्स को फ्रॉम डिफरेंट टेबल्स, ये डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स हैं यहाँ पर, ठीक है, और कंबाइन कर देगा उस इंफॉर्मेशन को, जितने भी यहाँ पर लिंक्ड होके एक सिंगल इंफॉर्मेशन को उसमें कंबाइन कर देगा, ठीक है, एक सिंगल रिकॉर्ड हमें प्रोवाइड करेगा उसका इंफॉर्मेशन का। क्लियर? अब ये जो एक रिकॉर्ड में उसने कन्वर्ट किया है, ये क्या है, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है, ठीक है, जिसको हम क्विकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, किसमें रिलेशनल डेटाबेस में, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें फ्लैट फाइल से तो ये ज्यादा कन्वीनियंट है एज कंपेयर टू फ्लैट फाइल, यहाँ पर क्विकली हम इंफॉर्मेशंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। जो रिलेशनल डेटाबेस हैं उनको क्रिएट किया जाता है, एक स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यहाँ पर यूज होती है, स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये यूज करता है, और वो लैंग्वेज यहाँ पर क्या होगी, SQL। SQL इज स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। क्लियर? इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ये यूज करेगा इन टेबल से इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने के लिए, और ये किसकी बात चल रही है, हमारे रिलेशनल डेटाबेस की, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे हमने कोई क्वेरी पुट किया, ठीक है, रिलेशनल डेटाबेस की बात करते हैं, एक क्वेरी पुट करते हैं, सिंपल सी क्वेरी। इसके लिए हम एक यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये मैंने एक टेबल जनरेट की है यहाँ पर, ठीक है, ये हमारी फर्स्ट टेबल है। अभी हमने बात की थी कि जो रिलेशनल डेटाबेस है वहां पर नंबर ऑफ या सेट ऑफ टेबल्स प्रेजेंट होती है, यहाँ पर भी आप देख रहे हो टेबल ए, टेबल बी और टेबल सी है, ठीक है। अब जो टेबल ए है उसमें क्या प्रेजेंट है, स्टूडेंट्स का नंबर है 1 2 3 4 5, उनकी नेम है स्टूडेंट्स की, ठीक है, जॉन, जेन, विलियम, जेनिफर, हॉवर्ड। यहाँ पर उनकी स्टेट है कि वो पर्टिकुलर जो स्टूडेंट है वो किस स्टेट से बिलोंग करता है। फिर सेकंड टेबल में हमारे पास स्टूडेंट के रोल नंबर्स हैं। अब देखो यहाँ पर सेम है ये चीज, स्टूडेंट्स के रोल नंबर या स्टूडेंट का सीरियल नंबर यहाँ पर है। ये है उनका पर्टिकुलर कोर्स का नंबर, ठीक है, ये क्या है, कोर्स नंबर। कोर्स नंबर में डिफरेंट डिफरेंट स्टूडेंट्स के पास डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज होंगे, ये उसका नंबर है, ठीक है। अब जो थर्ड टेबल है वहां पर देखो जो कोर्स नंबर है इन दोनों टेबल्स में कॉमन है, ठीक है, इनमें कॉमन है, और यहाँ पर कोर्स का नेम स्पेसिफाई कर दिया गया है कि ये जो कोर्स नंबर है ये रिप्रेजेंट करता है इस स्पेसिफिक कोर्स को। जैसे बायो 689 है, ये रिप्रेजेंट करता है बायोइन्फॉर्मेटिक्स को। जो आपका BICH 4441 है वो बायोकेमिस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के नेम यहाँ पर आ जाएंगे। अब हम कोई भी क्वेरी रखते हैं, जैसे हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ पर आप कोई भी क्वेरी रख सकते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स या जो स्टूडेंट टेक्सास स्टेट से बिलोंग करते हैं उनके पास कौन से कोर्सेज हैं, उनके कोर्सेज के नेम क्या हैं। अब हमें पता चल गया कि जो दो स्टूडेंट्स हैं जो टेक्सास से बिलोंग करते हैं, ठीक है, टेक्सास से कौन से स्टूडेंट बिलोंग करते हैं। अब जो फर्स्ट टेबल है वहां से हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट स्टूडेंट है जो टेक्सास से बिलोंग करता है, और एक हमारे पास फिफ्थ स्टूडेंट है जो टेक्सास से बिलोंग करता है। यहाँ पर उनके नेम भी हमें पता चल गए। अब हमें फाइंड आउट करना है कि ये जो स्टूडेंट है इनके पास कौन सा कोर्स है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस फर्स्ट टेबल की हेल्प से अब हमें स्टूडेंट का सीरियल नंबर पता चल गया। अब इस सीरियल नंबर की हेल्प से हम सेकंड टेबल में जाएंगे। सेकंड टेबल में हमें क्या करना है, फर्स्ट और फिफ्थ जो स्टूडेंट है उससे वहां का उनका कोर्स का नंबर पता चल जाएगा। जैसे फर्स्ट स्टूडेंट है उसके पास बायो 689 है, और जो फिफ्थ स्टूडेंट है उसके पास मैथ 172 है, ठीक है। अब इस सेकंड टेबल से हमें कोर्स का नंबर पता चल गया। तो अब जब थर्ड टेबल में हम जाएंगे तो वहां पर क्या होगा, कोर्स का नेम आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब कोर्स नंबर आपको पता है कि ये है वो कोर्स और मैथ वाला है, ठीक है, तो हमें कोर्स का नेम पता चलेगा कि जो फर्स्ट सीरियल नंबर पर जो स्टूडेंट था जो टेक्सास से बिलोंग करता है उसके पास बायोइन्फॉर्मेटिक्स है, और जो ये फिफ्थ नंबर वाला जो स्टूडेंट है जिसका जो कोर्स का नंबर था वो मैथ 172 था, लेकिन उसके पास जो स्पेसिफिक कोर्स है वो कौन सा है, कैलकुलस है। इस तरह से ये सारा का सारा डेटा जो टेबल्स हैं वो क्या होंगी, एक दूसरे से लिंक्ड होंगी, और कंप्यूटर हमें क्या करेगा, इनसे एक लिंक्ड डेटा को लिंक करेगा, पहले तो डिफरेंट डिफरेंट टेबल से, और फाइनली हमें एक सिंगल इंफॉर्मेशन
या रिकॉर्ड जो है उस डाटा का प्रोवाइड कर देगा। अब आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आपसे कोई भी पूछता है कि जो न्यूयॉर्क से हैं, सिटी से हैं, वो उनके पास कौन सा कोर्स है, ठीक है, उनके पास कौन सा कोर्स होगा, यहां से आप फाइंड आउट कर लीजिए कि वो 4th है उसका स्टूडेंट का सीरियल नंबर। अब जो 4th सीरियल नंबर वाला स्टूडेंट है उसके पास हॉट 201 जो है कोर्स नंबर है। अब इस कोर्स नंबर से आप 3rd वाली टेबल में वो कनेक्ट करेगा कंप्यूटर, ठीक है, और आपको पता चल जाएगा कि कोर्स का नेम क्या है, हॉर्टिकल्चर है। क्लियर? ये तो क्या था, रिलेशनल डेटाबेस। मींस हर एक टेबल ने क्या किया, एक दूसरे के साथ रिलेशन शो किया है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है लिंक्ड फॉर्म में मिलकर हम कंप्यूटर क्या करेगा, उसको एक सिंगल इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देगा और वो डाटा और वो रिकॉर्ड हमें अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर? ये तो था रिलेशनल डेटाबेस। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। ठीक है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में क्या होगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा हमारे रिलेशनल डेटाबेस से। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में क्या होगा, जब आप बात करते हैं रिलेशनल डेटाबेस की, तो वहां पर क्या है, वो जो बहुत ही सिंपल जो था रिलेशन डेटाबेस के अंदर, वो इजीली फाइंड आउट हो जाता था। लेकिन अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन डाटा आइटम्स अगर प्रेजेंट है, वहां पर हमारा जो रिलेशनल डेटाबेस होगा वो क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स हायरार्किकल रिलेशनशिप जो डाटा आइटम्स में प्रेजेंट है उसको सॉल्व करने के लिए या वहां पर इंफॉर्मेशंस को मैनेज करने के लिए या रिट्राइव करने के लिए हमें एक नए डेटाबेस की रिक्वायरमेंट हुई, जो कि एज कंपेयर टू रिलेशनल डेटाबेस ज्यादा बेटर है। ठीक है, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। क्लियर? अब इसमें देखिए, इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर दिया। अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स डाटा या रिलेशनशिप प्रेजेंट है डाटाज में, तो उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमारे पास कौन सा डेटाबेस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस है, जिसको डेवलप किया गया है ताकि डाटा को हम स्टोर कर सके इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में। यहां पर जो इंफॉर्मेशन होगी वो स्टोर होगी। ठीक है, डाटा जो है वो ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। क्लियर? अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज, इसमें क्या होगा, वो कंसीडर करता है एक यूनिट को। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम लैंग्वेज, ठीक है, इसमें क्या होगा, ए ऑब्जेक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज ए यूनिट, और जो ऑब्जेक्ट है उसको कैसे कंसीडर किया गया है, एक यूनिट की फॉर्म में। ठीक है, जो क्या करेगी, कंबाइन करेगी डाटा को और मैथमेटिकल रूटीन्स को जो एक्ट करते हैं डाटा पे, दोनों चीजों को कंबाइन कर देगी। किस किस चीज को, जो भी डाटा होगा या जो भी मैथमेटिकल रूटीन्स वहां पर फॉलो होंगे उस डाटा पर, उन सबको ये कंबाइन कर देगी। ठीक है, उसके बाद जो डाटाबेस है वो इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है, यहाँ पर जो डाटाबेस है वो इस तरह से स्ट्रक्चर्ड है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो लिंक्ड हैं। जितने भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर प्रेजेंट होंगे वो सारे के सारे लिंक्ड होंगे। जैसे वहां पर टेबल्स थी वो एक दूसरे से लिंक थी, रिलेशन शो कर रही थी, यहाँ पर भी जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे ना वो सारे के सारे लिंक्ड होंगे बाय सेट ऑफ पॉइंटर्स की हेल्प से। क्लियर? डिफरेंट पॉइंटर्स होंगे जो क्या करेंगे, इन ऑब्जेक्ट्स को लिंक करेंगे और डिफाइन करेंगे एक प्री डिटरमाइंड रिलेशनशिप बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसको ये क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करवाएंगे। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे यहाँ पर अब आप इस डायग्राम में देखिए, जैसे यहाँ पर क्या है, अगर हम वही बात करें, जैसे ये जो टेबल है यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है एज कंपेयर टू रिलेशनल डेटाबेस। यहाँ पर आपके पास 3 तरह के ऑब्जेक्ट हैं। फर्स्ट है स्टेट ऑब्जेक्ट, सेकंड है स्टूडेंट ऑब्जेक्ट और थर्ड है आपके पास कोर्स ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो इंट्रैक्शंस है इनके बीच में वो ये जो लाइन है, एरोज है, इनके हेल्प से शो किया हुआ है टेबल में। ठीक है, एरोज और जो लाइंस हैं ये क्या शो कर रही है, यहाँ पर जितने भी इंट्रैक्शंस हैं इन ऑब्जेक्ट्स में। ठीक है, 3 टाइप्स के ऑब्जेक्ट हो गए आपके पास, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हो गया, कोर्स ऑब्जेक्ट हो गया और स्टेट ऑब्जेक्ट हो गया। ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये किससे इंटरेक्टेड हैं, इन लाइन से, एरोज से।
ठीक है। अब ये जितनी भी लाइंस है ये क्या करती हैं, उसको कनेक्ट करती हैं और आपको इंफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने में या रिट्राइव करने में हेल्प करेंगी। एग्जांपल ले लेते हैं, सेम एग्जांपल रखते हैं जो हमने रिलेशनल डेटाबेस में डिस्कस किया था। यहाँ पर भी अब देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंटर्स हैं वो कैसे हेल्प करेंगे। सिंपली हम स्टार्ट करेंगे टेक्सा स्टेट से, ठीक है। अब जो टेक्सा है वो कहाँ पर अवेलेबल है आपको, जो स्टेट ऑब्जेक्ट है फर्स्ट टेबल में, जहां पर स्टेट ऑब्जेक्ट है वहां पर फोर्थ उसमें देखिए रो में वहां पर क्या प्रेजेंट है, स्टेट है टेक्सा, ठीक है। अब ये जो टेक्सा वाला जो स्टेट है ये देखो दो पॉइंटर की हेल्प से कनेक्टेड है। एक तो आपके फर्स्ट स्टूडेंट से, अब स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में देखिए फर्स्ट स्टूडेंट से है कनेक्टेड, और जो सेकंड है पॉइंटर वो कहाँ कनेक्टेड है, फिफ्थ स्टूडेंट से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पता चल गया जो स्टूडेंट फर्स्ट है और स्टूडेंट फिफ्थ है वो दोनों किस कंट्री से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, सॉरी टेक्सा से, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो पॉइंटर्स हैं अब ये कनेक्टेड है थर्ड ऑब्जेक्ट के साथ जो है कोर्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब कोर्स ऑब्जेक्ट में जाएंगे हम, तो जो आपका जो ये वाला है स्टूडेंट नंबर 1 वो क्या है, किससे कनेक्टेड है, कोर्स बायो 689 से, और जो कोर्स का नेम है वो क्या है वहां पर, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है, ठीक है। जो फिफ्थ वाला जो स्टूडेंट है उसको देखिए वो कहां पर है, फर्स्ट पोजीशन पर देखिए कोर्स ऑब्जेक्ट में, कोर्स उसका क्या है मैथ 172, और कोर्स का जो नंबर है वो क्या है, सॉरी उसके पास कौन सा सब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पर, स्टैटिस्टिक्स आ जाएगा, ठीक है। मैथ्स है उसके पास, कैलकुलस है, सॉरी जो हमने अभी डिस्कस किया था रिलेशनल डेटाबेस में, वो सब्जेक्ट यहाँ से उसका कोर्स जो है, कोर्स का नेम वो भी यहाँ से क्लियर हो जाएगा, कोर्स नंबर प्लस कोर्स नेम दोनों यहीं पर अवेलेबल है क्योंकि इन पॉइंटर्स क्या है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। ये इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं इजीली। इसमें जितने भी कॉम्प्लिकेटेड होंगी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स अगर रिलेशनशिप है, अब देखिए ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन एक सिंगल आपको क्या करना है, सिर्फ इनपुट देनी है, उसको अपनी क्वेरी देनी है, वो क्या करेगा इन पॉइंटर्स की हेल्प से सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे से लिंक्ड हैं। आपको सिर्फ अगर पता है कि टेक्सास स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो कौन है और उनके पास कौन सा कोर्स है, तो इजिली इन पॉइंटर्स की हेल्प से डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स में वो क्या करेगा, लिंक होगा, कनेक्ट करेगा और आपको फाइनल रिजल्ट ऑन द स्पॉट वो एक सिंगल रिकॉर्ड के फॉर्म में प्रोवाइड करेगा। यहाँ पर जो लैंग्वेज यूज होती है, जैसे वहां पर हमने एसक्यूएल लैंग्वेज को स्टडी किया था, यहाँ पर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होगी इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस में वो कौन सी होगी, C++ लैंग्वेज, ठीक है। इस डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए C++ लैंग्वेज को यूज किया गया है। जो डेटाबेस है वो बहुत ज्यादा feasible है, प्रोग्रामिंग टास्क कैन बी सिंप्लीफाइड फॉर दैट आर नोन टू हैव कॉम्प्लेक्स सच एज मल्टी मीडिएटेड डाटा। यहाँ पर आप इजीली उसको हैंडल कर सकते हैं, वहां से इंफॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस। अब आज आपका इस वीडियो में हमने क्लियर कर लिया है कि फॉर्मेट के अकॉर्डिंग या जो मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम को यूज किया गया उसके बेस पे कितने टाइप्स के डेटाबेसेस हैं वो आज हमने इस वीडियो में समझ लिए हैं। अब जो टाइप्स ऑफ डेटाबेसेस हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सीक्वेंसेस एंड स्ट्रक्चर वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।